हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ। लास्ट क्लास में हमने दो एलिमेंट्स बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे, एक फ्रॉड एंड एक मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 के हिसाब से वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड टू एग्जाम्पल्स विच clarified that the element of misrepresentation, that is the element which is vitiating free consent, is present here. तो वो हमने देखा और आज हम इसके कुछ लीगल एनालिसिस के पॉइंट्स जॉट डाउन करेंगे ताकि बाद में हम अगर आप इसको पढ़ें तो ईजिली आप को रिलेट कर पाएँ। ठीक है, तो मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स मैं लिखने जा रही हूँ इसमें, और आप लोग बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। इसमें ये है मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स पॉजिटिव assertion in a manner not warranted by the information of the person making it, of that which is not true, though he believes it to be true। जैसे कि कल हम डिस्कस कर रहे थे कि एक assertion, एक स्टेटमेंट दे देना जिससे कोई इंफॉर्मेशन ऐसी जुड़ी नहीं हुई है जो उस स्टेटमेंट को वैलिड बोल सके या पॉजिटिव या सही बोल सके। ठीक है, वो ट्रू भी नहीं है लेकिन वो पर्सन ये सोचता है कि वो इन्फॉर्मेशन ट्रू है। सेकेंड पॉइंट, एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कोई भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो रही है, मतलब ड्यूटी ब्रेक हो रही है, विच विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव gains an advantage to the person committing it, or anyone claiming under him by misleading another to his prejudice or to the prejudice of any other claiming under him। तीसरी चीज़, अब ये तो समझ आ गया ना कि इसमें इंटेंट ये नहीं होता है कि किसी को धोखा दें या किसी पर्सन का एडवांटेज लें, मिसलीड करें, तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी रहती है लेकिन ये इंटेंशंस नहीं रहता है। तीसरी चीज़ ये कॉजिंग हाउएवर innocently a party to an agreement to make a mistake as to the substance of the thing which is the subject of the agreement। कोई भी ऐसी चीज़ जो सब्जेक्ट मैटर है अग्रीमेंट का,
तो अगर कोई पार्टी जो मिसरिप्रेजेंटेशन कर रही है वो इनोसेंटली एक्ट तो कर रही है, लेकिन उसने ऐसी गलती कर दी जिससे सब्जेक्ट मैटर ऑफ अग्रीमेंट जो है वो अफेक्ट हो रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इसमें कवर होती हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। बाकी जो इसमें एनालिसिस लिखा है वो आप मॉड्यूल से देख के पढ़ सकते हैं, वो एज इट इज़ वही है जो इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ मैं लिख दे रही हूँ कि ये जो एनालिसिस वाला पार्ट है ये कवर्ड है मॉड्यूल में। जैसे जिसमें मैंने एनालिसिस नहीं भी लिखवाया ना वो आप मॉड्यूल से कवर कर लीजिए, वो एज इट इज़ उतना ही पढ़ना होगा आपको, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, क्योंकि मैं इसमें उसको शॉर्ट करके ब्रीफ में नहीं लिख सकती हूँ। वो जितना उसमें एनालिसिस है फिर पूरा पूरा यहीं पे ही लिखने के बजाय वो बेटर ज़्यादा ये रहेगा कि आप मॉड्यूल से पढ़ लें, ठीक है। अच्छा, अब डिफरेंसेस की बात करते हैं और लीगल इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। अच्छा, अब इसमें जो कंसेंट अगर मिस रिप्रेजेंटेशन से इफेक्ट हुई है ना तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी जिसकी कंसेंट कॉज हुई है। तो इसमें मैं एक चीज़ और भी लिख दे रही हूँ कि व्हेन कंसेंट टू एन अग्रीमेंट is caused by coercion, fraud, ये तो मैं लिख चुकी हूँ। अच्छा, इसको नहीं लिखती हूँ, मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए लिख लेती हूँ। अग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट voidable at the option of party whose consent is was so caused। तो जिस पार्टी की कंसेंट ली गई है ना इस मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से, उसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, यानी कि वो या तो आगे बढ़ सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ या फिर वो रिसाइन कर सकता है, उसको रिवोक कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, ठीक। बट हेयर व्हाट द लॉ इज गिविंग एन एक्सेप्शन, दिस सेक्शन इज गिविंग एन एक्सेप्शन दैट इफ सच कंसेंट वॉज कॉज्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय साइलेंस फ्रॉडलेंट within the meaning of section 17. Now what is section 17? This is section 18. Section 17 was fraud. Contract is not voidable if party whose consent was caused had the means of discovering the truth and ordinary diligence. Now here what the section is trying to say, please underline that if in case consent जब fraudulent means से section 17 and misrepresentation section 18 से ली गई है, then the contract shall not be voidable, क्योंकि जिस पार्टी की कंसेंट ली गई है अगर उसके पास वेज थे कि वो ट्रुथ से और अपने ड्यू डिलिजेंस से अपनी रैशनैलिटी लगा के सर्च कर सके और देख सके कि क्या सही है क्या गलत है, अगर उसके पास पूरा मौका था और तब भी उसने नहीं देखा, तब फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। अगर जैसे ए ने बी से कहा, मतलब ए का इंटेंशन था बी को धोखा देना, तो वो उसको रिप्रेजेंट करता है कि इंडिगो के 500 मोन्स जो हैं वो एनुअली जो है उसकी फैक्ट्री पे बनाए जाते हैं, और बी से कहता है कि तुम फैक्ट्री बाय कर लो। अब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल तो होगा बी के ऑप्शन पे, क्योंकि ए का इंटेंशन है डिसीव करना, यानी कि सेक्शन 17 कवर हो रहा है, ठीक। तो ये इसमें ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो एक्सेप्शन है ये आपको देखना पड़ेगा एक बार कि ट्रुथ और ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज करने के मीन्स हैं, वेज हैं। एंड इसमें सेक्शन 19 का क्या एनालिसिस दिया है, सेक्शन 19 का, ये तो सेक्शन 18 हो गया। अब सेक्शन 19 जो हेडिंग है ना, लीगल इफेक्ट्स ऑफ अग्रीमेंट्स विदाउट फ्री कंसेंट, उसकी बातें हो रही हैं यहाँ पे। अब उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा है कि जब कंसेंट कॉज होती है ना कोर्शियन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन से,
दो द अग्रीमेंट अमाउंट्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। ये तो हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा किसके ऑप्शन पे, जिस पार्टी की कंसेंट कॉज हुई है, जिसकी इस तरह से कंसेंट ली गई है, ठीक है। और पार्टी जो है वो इंसिस्ट ये कर सकती है कि कॉन्ट्रैक्ट भी परफॉर्म हो और उसे सेम पोजीशन पे, उसी ओरिजिनल पोजीशन पे रखा जाए जब जैसे वो तब होता जब असर्शंस या रिप्रेजेंटेशन सही होते, ट्रू होते, ठीक है। बट इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन हैड मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ, ठीक है, एंड यूजिंग हिज रैशनैलिटी ही कुड ईजिली गेट आउट और easily judge from the circumstances that in this particular case this person is his intentions are wrong, he is trying to plan something and speaking something else, so both the things are in contrary, and the things which are making these situations evident that the person particularly he is not interested in entering into contract in a good faith, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर हैं तो उस केस में वॉइडेबल नहीं होगा। उसके बाद वॉइडेबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसके पास मीन्स थे बट उसने डिस्कवर नहीं किया। उस पर्सन के पास मीन्स थे ट्रुथ डिस्कवर करने के, उसने लेकिन डिस्कवर नहीं किया। जैसे ए ने मिसरिप्रेजेंटेशन से बी को ये बिलीव कराया कि 750 टन की शुगर प्रोड्यूस हो रही है उसकी फैक्ट्री पे। बी ने अकाउंट्स देखे, वो डिस्क्लोज करना ज़रूरी थे। अगर ऑर्डिनरी डिलिजेंस बी एक्सरसाइज करता तो उसके हिसाब से अकाउंट्स वगैरह जो बता रहे थे और अगर अच्छे से पूरी फैक्ट्री को इंस्पेक्ट करके वो देखता तो 500 टन का प्रोडक्शन हो रहा था, तब भी बी ने फैक्ट्री परचेज कर ली। अब इसमें बी जो है कैंसिल नहीं कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट कि ए ने मेरे साथ गलत किया, उसके पास पूरे मीन्स थे, उसने तब भी नहीं देखा, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें कवर होगी कि ऐसे केस में पार्टी जो है जिसकी कंसेंट ली गई है वो बाद में ये नहीं कह सकती कि मेरी गलत तरीके से कंसेंट ली गई है ना। जैसे इसमें एग्जाम्पल जो दिया है वो ये दिया है कि ये ए है, ये बी है, इसने इसको बेसिकली बिलीव कराया, टोल्ड दैट 750 tons of sugar is produced, ठीक है। इनकी एक फैक्ट्री है। अब इंस्पेक्शन इसने किया, अकाउंट्स देखे, ठीक है, अकाउंट्स भी चेक किए। तो अगर इनका जो है ड्यू डिलिजेंस होता किसका, बी का, तो उस हिसाब से 500 टन्स ऑफ शुगर प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है। ये इसके ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से। देन ऑल्सो इन्होंने इनको फैक्ट्री दे दी, इन्होंने परचेज कर ली एज फैक्ट्री, ठीक है। नाउ B cannot cancel the contract, ठीक है। ये बोल के saying that A has misrepresented, ठीक है, ये बोल के वो कैंसिल नहीं कर सकता है कि 750 टन बोला था लेकिन हो 500 टन रहा है। ये ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज करता तो उसको पता चल जाता अच्छे से 500 टन ही प्रोड्यूस हो रहा है, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट मना कर सकता था, लेकिन अब इसने फैक्ट्री खरीद ली, एक्सेप्ट कर लिया, तो बी कैंसिल नहीं कर सकता है, ठीक है। ये लीगल इफेक्ट समझ आए आप लोग सबको। इसके बाद जो टॉपिक है वो है मिस्टेक का। मिस्टेक हम कवर कर रहे हैं, लेकिन मैं सोच रही थी कि इससे पहले आप सबको जो है ये बता दूं कि इसके जो डिफरेंसेस हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कोअर्शियन और अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोई भी डिफरेंसेस आप लोग लिखें जब भी नोटबुक में या जब क्वेश्चन आ जाए, पूछा जाए डिफरेंसेस का,
तो उसमें प्रॉपर मार्क्स की बाइफर्केशंस होते हैं। जैसे अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है मान लीजिए, तो उसमें 4 पॉइंट्स सफिशेंट होता है, लेकिन वो अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हों। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कोर्शियन अनड्यू इन्फ्लुएंस की। उसमें क्या लिखा हुआ है, डिफरेंसेस जो हैं आपको ईजिली मॉड्यूल में कवर हो जाएंगे, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। हम बस आपको एक तरह से उसका इंटरप्रिटेशन आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू, and after that interpretation you can easily read it out from the module. तो कोर्शियन अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्शियन जो है वो ये बोलता है कि उसमें थ्रेट का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, दूसरी पार्टी को फोर्स किया जाए, फिजिकल फोर्स हो, जैसे कि एक पिस्टल की थ्रेट से उससे काम करवाया जा रहा है, तो कोर्शियन में आ जाएगा। लेकिन अगर मेंटल प्रेशर की बात करी जाए तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। ठीक है, मैं बुलेट पॉइंट्स तो लिख दे रही हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुलेट पॉइंट्स आई एम कवरिंग हेयर। लेकिन आपको जब डिटेल स्टडी करना हो ना, तो डिटेल स्टडी के लिए आप प्लीज़ मॉड्यूल ही रेफर करना। डिफरेंस बिटवीन कोर्शियन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, अब ये हो गया कोर्शियन, ये हो गया अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, अब इसमें बेसिस ऑफ डिफरेंस यहाँ मैंने लिख दिया। ठीक, अच्छा, अब इसमें सबसे पहले यहाँ आएगा नेचर ऑफ एक्शन। नेचर ऑफ एक्शन यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, फिजिकल फोर्स या फिर थ्रेट। यहाँ पे मेंटल प्रेशर, मेंटल और मॉरल प्रेशर है ना। अब इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रिमिनल एक्शन, इसकी बात की जाए, इसमें नो सच एक्ट। अनड्यू इन्फ्लुएंस में कहाँ होता है, लेकिन इसमें होता है। ठीक है, दिस इन्वॉल्व्स सच एक्ट, जो कि फॉरबिडन है बाय इंडिया या इंडियन पीनल कोड से, है ना। तो इसमें वो एक्ट आ जाता है। या फिर प्रॉपर्टी डिटेन करना अनलॉफुली, सीज कर लेना, है ना, और डिटेनिंग प्रॉपर्टी, ये भी इसमें कवर हो जाएगा। डिटेनिंग प्रॉपर्टी अनलॉफुली, तो ये कवर हो जाएगा। उसके बाद है रिलेशनशिप, बहुत इजी है, डिफरेंस ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज। अच्छा, इसमें सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप जो होना किसमें, अनड्यू इन्फ्लुएंस में, वो नेसेसरी होता है, दैट इज रिक्वायर्ड, वेरी मच रिक्वायर्ड। लेकिन इसमें कोर्शियन में क्या बोलते हैं, नॉट नेसेसरी। ठीक है, अब एक्सरसाइज बाय होम, कौन करता है, कौन इनिशिएट करता है। अब ये एक्सरसाइज होता है बिटवीन पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, जो बेसिकली पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। ये नीड नॉट प्रोसीड, अनड्यू इन्फ्लुएंस हमेशा पार्टीज के बीच होता है, लेकिन ये कोर्शियन की बात करें तो इट नीड नॉट प्रोसीड फ्रॉम प्रोमिसर नॉर इट बी डायरेक्टेड अगेंस्ट प्रोमिसर। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रोमिसर ही प्रोसीड करे या प्रोमिसर के खिलाफ हो। स्ट्रेंजर भी अगर हो ना कॉन्ट्रैक्ट का, तो उसके लिए भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, एक्सरसाइज बाय होम में आ जाएगा। इट कैन बी यूज्ड इवन बाय अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट।
स्ट्रेंजर भी यूज़ कर सकता है। फिर आ जाएगा इन्फोर्सिबिलिटी। इन्फोर्सिबिलिटी में दोनों में यही चीज़ होती है कि वॉइडेबल होता है, वॉइडेबल। लेकिन इसमें और क्या लिखते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस में, और द कोर्ट में सेट इट असाइड और एनफोर्स। कोर्ट भी या तो सेट कर सकती है असाइड, उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है अपने खुद ही मॉडिफाइड फॉर्म में। कोर्ट एक्शन लेगी या उसको बेसिकली डिसीजन दे देगी कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड है, ये वैलिड नहीं है, तो वो कोर्ट के ऊपर है अनड्यू इन्फ्लुएंस में, ठीक है। एंड इसके अलावा क्या है, पोजीशन ऑफ बेनिफिट्स। पोजीशन ऑफ बेनिफिट्स रिसीव्ड, जो पार्टी बेनिफिट्स ले रही है। अच्छा, इसमें बेनिफिट जो है इसको वापस करना जरूरी, हैज टू बी रिस्टोर्ड टू अदर पार्टी। जब कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल्ड बाय अग्रीव्ड पार्टी। अग्रीव्ड पार्टी मतलब जो सफरर होता है, अग्रीव्ड पार्टी। और इसमें कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है, कोर्ट के ऊपर होता है, डायरेक्शन देती है टू रिटर्न द बेनिफिट। इन होल और इन पार्ट एज केस मे बी, ठीक है। तो अब इसमें भी वापस करना होता है बेनिफिट अनड्यू इन्फ्लुएंस में, लेकिन कोर्ट जो है उस पर डिसीजन देती है। और ये हमारे जो है डिफरेंसेस इसमें कवर्ड हो गए, ठीक है। तो अगर जैसे आप लोग याद रखिएगा 6 नेचर या फिर कह सकते हैं बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, लेकिन एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि 6 के 6 आपसे पूछ लिए जाएं, लेकिन आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा जो फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस है, जिसकी मैं कल बात कर रही थी, वो भी हम कवर कर ले रहे हैं। अभी कवर करने से फ़ायदा ये रहेगा कि हमारा जो है टॉपिक ईजिली हम उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। एंड आगे जो है इस पे अभी हम लोग वो भी कवर करेंगे, मिस्टेक वाला जो पार्ट है वो भी हम देखने वाले हैं। उसमें ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ठीक है, जितना है वो हम डिस्कस कर लेंगे आज की डेट में। फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें भी वही लिखेंगे, बेसिस ऑफ डिफरेंस, ठीक है। बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखने से आंसर्स की क्वालिटी बढ़ती है। अगर आप सीधा डिफरेंशिएशन नहीं स्टार्ट कर रहे हैं और बेसिस भी लिखते जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा एक आइडियल आंसर बनता है वो। अच्छा, इसमें इंटेंशन क्या है, इंटेंशन क्या है, डिसीव अदर पार्टी, ये तो क्लियर है, ठीक है। हाइड करना ट्रुथ को, बाय हाइडिंग ट्रुथ। और इसमें क्या है, नो सच इंटेंशन, ये हमें सबको पता है, हमने एनालिसिस में भी पढ़ा हुआ है कि इसमें ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता है। नॉलेज ऑफ ट्रूथ। अच्छा, इसमें जो पर्सन सजेशन दे रहा है ना, पर्सन मेकिंग सच सजेशन बिलीव्स, क्या बिलीव करता है कि स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। और इसमें पर्सन मेकिंग स्टेटमेंट believes to be true although not true। पता है, बोल रहा है कि ट्रू है, लेकिन है नहीं ट्रू, सच में ट्रू नहीं है। और उसमें पर्सन जो सजेशन दे रहा है
यहाँ मैंने ट्रू लिख दिया है, यहाँ अनट्रू हो जाएगा, गलती से ट्रू लिख दिया था। मिस रिप्रेजेंटेशन में पर्सन जो स्टेटमेंट दे रहा है उसको पता है स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन ट्रू नहीं है। फ्रॉड में जो पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है उसको पता है कि वो अनट्रू है। अब रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम फॉर डैमेजेस, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना और उसके बाद डैमेजेस लेना। अच्छा, अब जो अग्रीव्ड पार्टी है या जो इंजर्ड है वो रेप्यूडिएट कर सकता है, रेप्यूडिएट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम कर सकता है डैमेजेस। रेप्यूडिएट मतलब कैंसिल कर सकता है। और इसमें इंजर्ड पार्टी रेप्यूडिएट भी कर सकता है, स्यू भी कर सकता है, ठीक है, बट कैन नॉट क्लेम डैमेजेस। क्लेम नहीं कर सकता है मिस रिप्रेजेंटेशन में। कैंसिल कर सकता है, केस फाइल कर सकता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में उसको कॉम्पनसेशन मिले कुछ, वो सोचे कि मेरे को मेरे सारे अमाउंट जो मेरा स्पेंड हुआ है गलत तरीके से, तो वो वापस मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ, जो उसमें भी था। अब इसको मैं सेपरेट कर दूं लाइन से तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ। अच्छा, इसमें पार्टी जो है प्लीड कर सकती है, जो मैंने बताया मिस रिप्रेजेंटेशन में, कि इंजर्ड पार्टी हैड मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ। उसके पास पूरे मीन्स थे, वेज थे ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज करने के, लेकिन इसमें पॉसिबल नहीं है। पार्टी यूजिंग फ्रॉड्यूलेंट एक्ट कैन नॉट सिक्योर नहीं कर सकती और प्रोटेक्ट नहीं कर सकती अपने आप को by saying that injured party had means to discover the truth। क्योंकि वो तो एक तरह का फ्रॉड किया है ना उसने, वो अपने बेसिकली बचाव में कह सकते हो कि अपने आप को बचाने के लिए ये नहीं बोल सकता है कि मीन्स थे अग्रीव पार्टी के पास ट्रुथ डिस्कवर करने के, ये नहीं बोल सकता है मिस रिप्रेजेंटेशन में। लेकिन पार्टी बोल सकती है कि आपको अच्छे से देखना चाहिए था ना, हमने तो आपको पूरा टाइम दिया था, आपने क्यों नहीं ठीक से समझा और क्यों नहीं देखा ठीक से, ठीक है, वो उसमें बोल सकती है। अच्छा, अब आते हैं हम मिस्टेक पे। हम मिस्टेक आज डिस्कस कर ले रहे हैं, और उसके अलावा जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे ना, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन हो गया जैसे, तो अग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ये काफ़ी कुछ बड़ा रहने वाला है, उसमें ये भी है हमारे। उसके बाद एक आ जाएगा वॉइड अग्रीमेंट्स, ठीक है, तो वॉइड अग्रीमेंट्स भी इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। वो मेन ये 3 टॉपिक्स बचेंगे, एक हो गया वॉइड अग्रीमेंट्स, एक हो गया आपका लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन जो थोड़ा बड़ा है, और एक मिस्टेक हो गया। तो मिस्टेक मैं आपको ब्रीफ कर दे रही हूँ कि क्या है बेसिकली, इसमें क्या लिखा है। मिस्टेक में क्या है, जो हमारा ये एलिमेंट है ना, विशिएटिंग फ्री कंसेंट, इसमें 2 तरह की आ जाएंगी मिस्टेक्स। एक है मिस्टेक ऑफ लॉ, एक है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। पहली चीज़ तो मिस्टेक होता क्या है। मिस्टेक मतलब कोई भी इनोसेंट या एरोनियस बिलीफ जिससे पार्टी मिसअंडरस्टैंड कर लेती है दूसरे को, ठीक है। इनोसेंट होना चाहिए लेकिन वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए कि मिस्टेक जो है वो इनोसेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मिस्टेक में मैं क्या लिख सकती हूँ, कैन बी डिफाइंड एज इनोसेंट और erroneous
belief which leads party to misunderstand, जिससे पार्टी मिसअंडरस्टैंड कर लेती है अदर्स, दूसरों को। ठीक है, इतना समझ आया। अब मिस्टेक, जैसे मैंने बताया कि इसमें जो बाइफर्केशन दिया है वो है मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट का। ठीक है, अब बाइफर्केशंस की बात करते हैं। दो हैं मिस्टेक की, अगर हम इधर से एक आ जाएगा मिस्टेक ऑफ लॉ एंड इधर आ जाएगा मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ठीक है, अब इसमें आ जाएगा मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, है ना, और एक हो जाएगा मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। लेकिन जो हमें पढ़ना है इसमें बेसिकली वो मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट बहुत ही शॉर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट दो तरह के हो सकते हैं, एक बायलेटरल और एक यूनिलेटरल। ठीक है, अच्छा, अब ये देखते हैं कि मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या कहता है। देखो, मिस्टेक ऑफ लॉ का मतलब क्या लिखा है इसमें, मिस्टेक ऑफ लॉ डज नॉट रेंडर अ कॉन्ट्रैक्ट void. One cannot take excuse of ignorance of the law of his own country. But mistake of law is caused through inducement of another. जैसे ये एक्सक्यूज़ नहीं कहा जा सकता है कि हमें अपने कंट्री का लॉ तो पता है, हमें दूसरे कंट्री के लॉ के बारे में क्या नॉलेज, तो इससे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज़, लेकिन अगर मिस्टेक ऑफ लॉ कॉज हो रहा है किसी और इंसान या पार्टी की वजह से तो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड हो सकता है। तो मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ एक्सक्यूजेबल है, ठीक है, और वो मिस्टेक में कवर होगा। इट इज़ ट्रीटेड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एक तरह से कहा जाए तो इसको जो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट बोल सकते हैं फॉरेन लॉ को। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में जब दो पार्टीज एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर लेती हैं, या तो कोई दोनों की मिस्टेक होती है उसमें, या किसी एक की मिस्टेक भी हो सकती है ना, और कोई ऐसा फैक्ट होता है अग्रीमेंट का, जैसे जो सब्जेक्ट मैटर हो उससे वो मिस्टेक जुड़ी हुई हो, है ना, तो वो पार्टीज अगर मिस्टेकन हैं, दोनों से ही मान लो कोई गलती हो गई, क्रॉस गलती हुई है, म्यूचुअल गलती हुई है, तो उस केस में अग्रीमेंट वॉइड होगा। जैसे ए ने बी से कहा तुम मेरी कार खरीद लो, एम्बेसडर कार, ठीक है, लेकिन बी को तो ये पता है कि ए के पास फिएट है ना, तो अब वो खरीद तो लेता है, दो पार्टीज दोनों अलग अलग बातें सोच रही हैं। बी को लग रहा है ए के पास फिएट कार है, ए को लग रहा है कि एम्बेसडर कार तो मैं बेच रहा हूँ, और बी अग्री कर गया है। दोनों के सब्जेक्ट मैटर अलग अलग, दोनों की थिंकिंग है दोनों पार्टीज की, तो ये अग्रीमेंट वॉइड होगा क्योंकि दोनों पार्टीज से मिस्टेक हुई है, दोनों ने नहीं क्लियर किया है कि हमारे पास कौन सी कार है और हम कौन सी कार लेना चाहते हैं, तो इसमें अग्रीमेंट वॉइड होगा। लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ में अग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा, उसमें ये कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकता है कि हमें अपनी कंट्री के लॉ की नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर फॉरेन लॉ है तो वो एक्सेप्टेबल है, वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट बन जाएगा, उसमें अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। तो दिस इज द थिंग विच इज बीइंग एक्सप्लेन्ड हेयर इन दिस मॉड्यूल, बट स्टिल we'll go in detail, we'll write what is there, what is mentioned here in both these cases in our next class, and then we'll be covering legal object and या फिर बोल सकते हो lawful object and lawful consideration, what this law is trying to explain। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम उसको भी कवर करेंगे, और वो करने के बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक बचेगा, दैट वुड बी void agreements। ठीक, तो कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे सेंड कर सकते हो ताकि मैं उसका अच्छे से रिप्लाई कर सकूं। तो आज के लिए थैंक यू।